जो हमारा वो मुलाकात बहुत लंबी मुलाकात नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब कार्यक्रम में आए हुए थे और हम भी व्यस्त थे, तो बिल्कुल वो क्षणिक मुलाकात थी। लेकिन उस क्षणिक मुलाकात में भी इस तरह का एक अटैचमेंट, एक जो बॉन्डिंग जो है वो इतना एक मजबूत बॉन्डिंग हमारे बीच डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद हम लगातार फोन व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फिर ऑनलाइन कार्यक्रम में भी हम जुड़ते रहे। और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मेरी इस किताब पर आप जरूर बात करिए। तो मैंने इनसे जब कहा, इन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जा रही हूँ, लेकिन मैं समय रहते हुए पहुंच जाऊंगी और मैं जरूर कार्यक्रम में शरीक होकर मैं अपनी बात रखूंगी। तो अनिता दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करती हूँ। और सर, आप मेरे लिए जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है सर। दरअसल मेरा पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ सर। इसके अलावा यहाँ जो भी उपस्थित है, अरुण सर जी, अरुण कुमार जी, मैंने बल्कि हमारे बीच एक सर और मैडम नहीं, बल्कि भाई बहन का उस तरह का एक बिल्कुल एक पारिवारिक वात्सल्य प्रेम, उस तरह का एक रिश्ता है। इनको भी जब मैंने फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैं दरअसल आप भी कहीं और व्यस्त थे, दूसरे प्रोग्राम से वो जल्द से फारिग होकर आज आप यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप इतने प्रेम से सर आए और आप दोनों ये गुलदस्ता लेकर आए। जी जी। और रमेश प्रजापति सर, आप बहुत ही विख्यात कवि हैं। आपसे हमारी मुलाकात ऑनलाइन कृत्या के जो रति सक्सेना जी द्वारा एक इंटरनेशनल पोइट्री मीट हुआ था, तो उसमें आपसे हमारी मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर ये कहा कि बातचीत का जो सिलसिला है वो फोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से वो आगे बढ़ते रहे। और मैंने जैसे ही आग्रह किया, आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, आज आप उपस्थित हुए। आपका भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसके अलावा डॉक्टर किंशु गुप्ता जी हैं। डॉक्टर किंशु गुप्ता जी से भी मैं कृत्या के प्लेटफॉर्म पर ही मुलाकात हुई थी। आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इसके बावजूद जब मेरी इनसे बात हुई, हम जब मैसेंजर में बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि 99% तो चांस है, मैं 1% चूंकि डॉक्टर है, कभी भी इमरजेंसी हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन आज आप उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा एनकरेज फील कर रही हूँ, मैं हौसला फील कर रही हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कुलदीप जी कुलदीप जी से हमारी कहाँ नहीं मुलाकात हुई। जब भी ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल होता है, हम बिल्कुल ही हमारी बिल्कुल मुलाकात होती रहती है। और कुलदीप जी मेरे बड़े भाई के समान है। कुलदीप जी जो रोंगपा आप ट्राइब से हैं, और काफी इन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ किताब एकदम समय से वो पूरा हो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हीरा मीना जी हीरा मीना जी तो अरुणाचल के एकदम कोने कोने, आप कहाँ नहीं गई बताइए। आप जीरो गई, पासीघाट गई, कहाँ नहीं गई आप ये बताइए। ये आपका स्नेह है जो वहाँ तक खींच ले गया। हीरा जी भी अरुणाचल का पूरा छप्पा आप घूम आए। और हीरा जी लेखिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदिवासी हित के आदिवासी अधिकारों के लिए आप समर्पित हैं। और मैंने हीरा जी से जैसे ही कहा कि आप आएंगे, आप अपने जीवन साथी, अपने पतिदेव को भी लेके आएंगे सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों बिल्कुल सर, जैसे ही मैंने आग्रह किया, एकदम से कहा कि झट से तैयार हो गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यारी सी बेटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ आपकी मम्मी है, इनको प्रयाग शुक्र जी ने भेजा है कि आप जरूर कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। तो बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत और प्यार। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों बिल्कुल आज इस कार्यक्रम से समृद्ध होके जाएंगे, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ। और बाकी जितने भी हैं, हर एक का मैं नाम अगर बोलूंगी तो ये कार्यक्रम जरा लंबा खींच जाएगा। मेरे साथी रिकेन मेरे साथी रिकेन सर, ये अरुणाचल प्रदेश से प्रथम अरुणाचली है जिन्होंने एनएसडी से ग्रेजुएशन हासिल किया। और सर अभी यहाँ एनएसडी में ये एक्टिंग
स्पेशलाइजेशन के साथ यहाँ वहाँ फैकल्टी है। हम कॉलेज के जमाने से फ्रेंड हैं और पूरा राज्य को इन पर गर्व है कि इन्होंने कुछ अनकन्वेंशनल रास्ता चुना, एक्टिंग का रास्ता, NSD से ग्रेजुएशन किया और अभी वहीं पे फैकल्टी हो गए जी। तो हमारे राज्य को खूब रिकेन पंडाल वेलकम रिकेन, वेलकम। मैं अब डॉक्टर सुनीता जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप इस किताब को जब आपने पढ़ा, आप इस किताब से गुजरते हुए आपके जो मन के जो उद्गार है वो हमारे समक्ष आप उसको प्रकट करें। डॉक्टर सुनीता जी। मैं आराम से खड़े होके बोलूं या बैठ के बोलूं? बैठे रहो, बैठे रहो, क्या कोई नहीं, मैं खड़े होकर जी। जमुना के और जमुना जी जब परिचय दे रही थी अरुणाचल का जब जिक्र किया तो मैं थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि हमारी जड़ें वहाँ हुआ करती थी। और चूंकि जब देहांत हुआ जीजा का, फिर दीदी का, फिर बच्चे का भी, तो ऐसा लगा जैसे अरुणाचल से एक विरह का रिश्ता हो गया। तो वहाँ के नाम से मेरा विरह और अनुराग दोनों बना हुआ है, लेकिन वो कभी टूटता नहीं है। और मृत्यु उनकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं जमुना जी की कहानियाँ इन्होंने मेल किया तो मुझे किताबें मेल में पढ़ने में असुविधा होती है, आंखों को तकलीफ होती है। तो मैंने प्रकाशक इनसे पूछा, इन्होंने बताया, मैंने प्रकाशक को तुरंत ऑर्डर किया और मैंने उसका एडवांस पेमेंट किया। मैंने कहा 2 दिन ही मुझे किताब मिल जानी चाहिए ताकि मेरी किताब मेरी हाथ में हो, बट किताब नहीं मिल पाई। कल शाम को मिला और रात भर में मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रह गई कि मैं जब अरुणाचल घूम रही थी, मैकमोहन से लेकर एक एक वादियों को टहलती थी, तो मेरे साथ मेरी दीदी हुआ करती थी, उंगलियां पकड़ कर ले जाती थी। तब मैं छोटी थी, जब उनकी शादी हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हो रही थी। तो वो एक स्मृति को जब मैं जी रही थी, तो इन्हीं की कहानी, इन्होंने बांस का फूल जो लिखा है उसका जो नायक है लालिन, एकदम से मेरे दिमाग में घर कर गया कि एक पिता माँ कैसे बन सकता है। यह बात सिर्फ जमुना जी की कहानी में क्यों आई? तब मैं 2000 से लेकर 2020 के दशक को जब देखती हूँ तो स्त्री लेखन का जो उन्माद हमारे सामने आता है उसमें जमुना जी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सिर्फ अपने शिल्प के लिए, सिर्फ अपने कथ्य के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल जो पूर्वोत्तर राज्यों जिन्हें 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, अक्सर हम वहाँ के अंदरूनी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। और जब अंदरूनी बातों की बात आएगी तो कहीं न कहीं जमुना जी की ये कहानी संग्रह कहेगी कि आप मेरी उंगली पकड़ लो, मैं थोड़े थोड़े तो यात्रा करा ही दूंगी। क्योंकि इन यात्राओं में उन जगहों के दुख भी हैं, तकलीफ भी हैं, यातनाएं भी हैं, लेकिन उन यातनाओं में संघर्ष का एक नया रास्ता भी है कि हम संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जमुना जी जब अपने ही भूमिका में कहती हैं कि अरुणाचल में दहेज हत्या नहीं है जी, एसिड अटैक नहीं है, तो कितना संतोष मिलता है। वाकई में यह सच है, अरुणाचल में आपको ऐसी लंपटी नहीं मिलेगी, लेकिन अरुणाचल में जो तकलीफ है वो पूरे भारत में भी नहीं मिलेगी। इस सच से भी हम नकार नहीं सकते हैं। वहां की जो लड़ाई है वो एक उपेक्षित की लड़ाई है। कई सीमाएं जब लगती हैं तो उन सीमाओं पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है और न जाने की वजह बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। युद्ध, रणनीतियां, राजनीतियां, और उस राजनीतिक समीकरण में सबसे पहले बलि किसकी चढ़ाई जाती है? मनुष्य और मनुष्य। उसकी ध्वनि आप इन कहानियों में सुनेंगे नहीं बल्कि देखेंगे। कई बार होता है कि जब हम शब्द को पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ शब्द ही पढ़ते हैं, भाव तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जमुना जी की कहानी आपको शब्द यात्रा नहीं करवा रही, बल्कि उस भावावेग में ले जाती हैं जहां आप भावुक भी हो जाते हैं। मेरा रिश्ता तो वैसे भी भावना का है, तो मेरा भावुक होना शायद स्वाभाविक है। लेकिन यह बात अतिरेक में नहीं कह रही हूँ या अनुराग में नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं अपने पढ़ने के अनुभव के आलोक में कह रही हूँ कि ये कहानियां कह रही हैं कि क्या वहां पे जो नायक गांतोक है, क्या हम उसको समझते हैं? शायद नहीं। क्या फीफोर्ड का जो दर्द है वो बाकी भारत की लड़कियों का दर्द नहीं है?
उसको नदी के उफान में जाकर के अपने को तिरोहित करने की जरूरत क्यों पड़े? शायद उसने तिरोहित होकर ही अपने समय में अपने समाज के लोगों को संदेश दिया कि मेरा जो त्याग है वो कभी जाया नहीं होगा, बल्कि इसी रास्ते परिवर्तन आएगा। जब मैं परिवर्तन शब्द कहती हूँ तो मुझे कई बार मेरे मन में आता है कि परिवर्तन और परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। सहमत नहीं हो सकते हैं आप, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम चीजों को या तो तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। परंपराएं भी हमारे साथ वही करती हैं कि हम कुछ चीजें ढोने के योग्य समझते हैं और कुछ चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल फिफोट उस बात का विद्रोह करती है, बिना बोले अपने आपा से वो कहती है, आपा मतलब पिताजी से वो कहती है कि मैं बाढ़म के साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि बाढ़पन होना नियति है तो मैं बाढ़पन में ही जाऊंगी। बाढ़म मैं क्यों बनूं? उसे बांचो बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, बांचो मतलब रानी बनने का बिल्कुल उसको शौक नहीं है, लेकिन एक मनुष्य बने रहना चाहती है, लेकिन अपनी मनुष्यता की कीमत वो चुकाती है। उसकी कीमत का कितना लाभ उसके समाज को मिला, यह एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। लेकिन जमुना जी जिस समाज के लिए इस कहानी को लिख रही हैं, मुझे लगता है उनके लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है, क्योंकि बांचो और बाढ़म हमारे तरफ नहीं है, लेकिन वहां है, और वहां है तो वहां के लोग इस बात को जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ विरोध भी करें, क्योंकि जिस पक्ष को आपने बांस के फूल में उठाया है, हम सब जानते हैं कि बांस का फूल फूलना दुर्लभ है, शायद फूलता ही नहीं, और जब वो फूलता है तो हम आप देख भी नहीं सकते। लेकिन वो बांस के फूल में सिर्फ बांस शब्द आता है, लेकिन एक पुरुष का स्त्री में परिवर्तित हो जाना प्रकृति का एक दुर्लभ परिवर्तन है। और वह दुर्लभ परिवर्तन कहानी में इसलिए नहीं आया कि वो विमर्श खड़ा कर रही है, बल्कि इसलिए आता है कि वहां पे जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी के लिए त्याग करता है, अमूमन समाज में हमारे नहीं देखा जाता है। अगर हम पूर्वांचली समाज की बात करें या यूपी बिहार के समाज की बात करें, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम या कलिम्पोंग की बात करें, तो वहां पर स्त्रियों को बहुत तवज्जो नहीं है जो अरुणाचल में है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वहां पे एक पिता इसलिए त्याग नहीं कर रहा है कि उसकी पत्नी यारो मर गई है, बल्कि वो इसलिए त्याग करता है कि मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती। और जो दुर्लभ रास्ता वो अपनाते हैं एक दुर्गम मार्ग में अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने ही स्तन का पान कराने के दौरान जिस तरह से दुग्ध का उत्पन्न होना है, यह अननेचुरल है। यह बात साइंस ने भी प्रूफ नहीं किया है। मुझे इस संदर्भ में घटना याद आ रही है कि 2001-2 में बीपीटीटी के नाम से एक व्यक्ति के प्रेग्नेंट होने की जानकारी आई थी। उस समय भी साइंस फेल हो गया था, बट जमुना जी जिस पक्ष को उठा रही हैं, वहां पर न विज्ञान है, न अंधविश्वास है, ना ही परंपरा है, बल्कि विशुद्ध रूप से एक पिता का एक पुत्री को जीवित रखने की एक जीवट कोशिश है। अगर कहानी को उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाएगा तो मैं 2 दशक की कहानी में ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़ती हूँ जितना कि मैं पढ़ी हूँ, अपने अध्ययन के आलोक में कह रही हूँ। मैं किसी के कथन के संदर्भ को नहीं ले रही हूँ। मैं 2000 से लेकर 2020 के दौरान मैंने जितने स्त्री, लगभग 30,000 से ज्यादा स्त्री लेखिकाओं को पढ़ने के आधार पे कह रही हूँ कि ऐसी कहानी दुर्लभ कहानी है जो जमुना जी ने अपनी इस कहानी में लिखा है। अब मैं कहानी अपनी इसी कहानी में एक जगह ये लिखती हैं, और भाषा को लेकर के अक्सर हम भाषाई बातें करते हैं। हो सकता है कि जमुना जी की भाषा थोड़ी सी अलग हो, पूर्वोत्तर की भी भाषा हिंदी ही है, लेकिन हिंदी के भी अलग अलग स्वरूप है। एक बात एक लिखते हैं अपने ही संग्रह में, शायद इन्हें याद होगा कि आत्माओं की भाषा कूट होती है। तो शायद संपूर्ण देश की जो भाषाएं हैं वो कूट ही होती है। हम जब पूरे देश में भ्रमण करने निकलेंगे तो शब्द बदल जाते हैं। माँ हमेशा माँ रहती है, लेकिन वो कभी आजू हो जाती है, कभी अज्जू हो जाती है, कभी आबूजी हो जाती है, कभी अम्मा हो जाती है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो माँ का ही होता है। वह माँ शब्द जब इस शब्द पूरी कहानी में निरूपित होता है तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य से आता है। हो सकता है कि कोई अगर इसका विमर्श के संदर्भ में कहानियों को उठाए तो अलग बात करे, लेकिन
बात कर रहे हैं कि एक मानवीय पक्ष कहानी का क्या हो सकता है। मैंने किताब को बहुत खराब किया है, मतलब पढ़ने की एक खराब आदतों में से यह भी मेरी है कि एक किताब तो कम से कम खराब हो ही जाती है, दूसरी फिर उसको बनाने के लिए रखती हूँ ताकि वो भविष्य मेरे पास सुरक्षित रहे। और उसके बाद जब ये याले के पात्र को गढ़ती हैं आप ना जी, याले एक दुर्लभ चीज है, मतलब अगर स्त्री विमर्श की दृष्टि से कोई इसको देखेगा तो शायद खफा भी हो सकता है, लेकिन अरुणाचल के खाटी संस्कृति के हिसाब से उसको देखेगा तो सोचने के विवश होगा कि क्या किसी स्त्री का बांग होना रानी बनने से पहले उसके कोख का परीक्षण जरूरी है। एक बड़ा सवाल आप उठाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सहजता से, बहुत तटस्थता से, कोई विताड़ना नहीं है, कोई शब्दों का बागजाल नहीं खड़ा करती हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जो घटना घटित हो रही है उस घटना के साथ आप हमें ले जाती हैं तो उसके साथ क्या घट रहा है। लेकिन यालेक जो है वो परिवर्तन करना चाहता है, बट अपनी माँ के सामने वो हार ही जाता है, एक तरह से जीत नहीं पाता है। और अंततः जब वो कहता है कि जिस चीज को मैं समझ रहा था कि इसका रास्ता सरल हो सकता है, दरअसल जैसा मैं सोच रहा था यह तो उतना सरल नहीं है। यहाँ पर ही ये कहानी आपको एक अलग मेटाफर से जोड़ती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। कई बार कोई खिलाड़ी हार जाता है तो हम त्वरित टिप्पणी करते हैं, मैं होता तो ये कर देता, मैं होती तो ये कर देती। ठीक उसी तरह से हमारे मन में भाव आ सकता है, वैसे ही यालेक के मन में आता है। लेकिन जब माँ तर्क अपना देती है तो वो निस्तेज हो जाता है। उसका निस्तेज होना ही यह साबित करता है कि दरअसल प्रकृति, पर्यावरण और मानव के बीच में कोई ऐसी चीज खड़ी है जो तीनों को संतुलित करती है, और वह कहानी उसी संतुलन पर आकर खत्म हो जाती है। एक कहानी को मैं आपके कहानी के शीर्षक के साथ ही लेना चाह रही थी, जिसमें आपने थोड़ी छूट भी ली है। पुरोहित ये एक उनके एक अलग समुदाय की बात है। ये पूरा शोध का है, क्योंकि अगर हम पुरोहित की बात कर रहे हैं तो ये वो जनजाति है जो सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा शोषित है, और मेरे ख्याल से अभी भी उनके साथ वही हो रहा है। जितना कि मैं जब गई थी, घूमी थी, मिली थी, तो आप यहाँ पे एक साक्षात्कार की बात करती हैं। साक्षात्कार तो छोड़िए, अभी भी आप उनसे सहजों की बात नहीं कर सकते। और ये सोचिए कि हम लोग 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में तेजी से प्रवेश किए हैं, बावजूद वो प्रजाति अभी भी वैसी है, तो हमारे शिक्षा की पहुंच कहाँ तक है। शिक्षा किताबी तो हो गई है, लेकिन क्या हम मानसिकता को बदलने में कामयाब हुए हैं? क्या हम उस जनजाति के बीच में जो एक भैंस खड़ी है, वो पुरखों से लिए गए भैंस का ऋण कब तक चुकाया जाएगा? प्रेमचंद जब अगर लिखते हैं कि मर्जाद ही हमारा सब कुछ है, तो वहां तो मर्जाद भी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति ने ऋण लिया और वो ऋण नहीं चुका पाया, इसलिए वो पुश्तों से चला आ रहा है कि वो गुलाम है। तो उस गुलामी की दास्तां से मुक्ति की क्या एक भैंस हो सकती है? क्या मनुष्यता भी है? आप निष्कर्ष नहीं देती हैं, लेकिन चिंतन का ऐसा बिंदु छोड़ती हैं कि हमारा दिमाग व्यथित हो जाता है कि क्या इतने दशक के बाद भी उस प्रजाति को गुलाम बनाए जाने के पीछे सिर्फ एक भैंस खड़ी है। तो कई बार मुहावरे हम लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं, अक्ल है कि भैंस है, लेकिन यहाँ पर अक्ल होते हुए भी सोचिए कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को गुलाम इसलिए बनाए हुए है कि उसके किसी पुरखे ने एक भैंस ऋण में लिया था, जिसे वो वापस नहीं कर पाए, और उस ऋण का बदला उनकी पूरी पीढ़ी चुका रही है। हम न जाने कितने वर्षों तक इस संघर्ष से बाहर आ चुके हैं, गुलामी से आजादी की तरफ आ गए, लेकिन क्या उस मानसिकता को हम बदल नहीं पा रहे हैं? वह रिसर्च करने वाली लड़की मैंने सोचा शायद जमुना जी ही क्योंकि यह जीवट कार्य आप ही कर सकते थे। जिन दुर्गम पहाड़ियों में आप जाने की बात कर रही हैं, उन रास्तों पर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेना होता है। जब मैं गई थी तो मैंने पूरा स्पेशल परमिशन लिया था। वो लोग बहुत कुछ व्यवस्थाएं करते हैं,
तो वो बहुत दुर्लभ जगह है। आप जाहिर सी बात है कि कैसे वहां गई, बेशक आप वहां गए, फिर भी वहां पे विशेष परिस्थितियों में जाने के लिए भी परमिशन के फाइलों से गुजरना होता है। तो उन फाइलों से शायद आप गुजरी हैं, जिसकी प्रत्यक्ष दर्द आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपने पूर्वांचल को जरा भी पूर्वोत्तर राज्यों को जरा भी जाना है तो आपको एकदम से वो बात क्लिक करेगी कि क्या विकट स्थितियां आपके सामने रही होंगी। एक इन्होंने कहानी का शीर्षक रखा हुआ है अयाचित अतिथि। जब मैं शीर्षक पढ़ी तो ऐसा क्यों रखा है, लेकिन जब शीर्षक पढ़ने के बाद मैंने कहानी पढ़ा तो मुझे लगा कि अंग्रेजों को और भी नाम दिए जा सकते हैं। इतना सुंदर नाम आपने दिया है अयाचित अतिथि। मतलब इतना सुंदर नाम कोई और नहीं सोच सकता था, ये जमुना ही सोच सकती थी कि अगर भिगा के मारना शब्द अगर हम कहें कि किसी को अगर मारना हो भिगा भिगा के दौड़ा दौड़ा के, तो ये शब्द बड़े हथियार होते हैं, बड़े मारक होते हैं। और इसमें इस कहानी में ये चीज आपको मिलती है। और सभी कहानियां मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे 3-4 कहानियों में एक कहानी आके मेरे दिमाग में बैठ गई, बांस का फूल और नम्र सांप। कोई घटना पर केंद्रित है, शायद मैं बाद में आपसे पूछ लूंगी, लेकिन वो कहानी अद्भुत है। नम्र सांप मतलब घनी मूंछों वाला। तो लेकिन इस घटना में आप अरुणाचल से दिल्ली तक का सफर करते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है, और दिल्ली का सफर करने के लिए भूमिका कैसे बनाते हैं हम, ये बारीकी यहाँ पे जमुना जी ने दी है कि जब हम किसी और प्रदेश में जाएं तो हम अंदर से ताकतवर कैसे हो सकते हैं। वो अपने पात्र के माध्यम से लिखती हैं कि जब ट्रेन में बैठना तो बिल्कुल आभास मत कराना कि तुम दिल्ली पहली बार जा रहे हो। अपनी पूरी टीम को वो हिदायत देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चले जा सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, या कोई बहुत बड़े अपराध का शिकार हो सकते हैं। जैसे मुगल सराय को कहते हैं, देश भर के 100 चाय मुगल सराय का एक चाय, 100 चाय नहीं एक मुगल सराय, ऐसा बोलते हैं। आपके आसपास 100 चाय हो, आप उसको डाल दे सकते हैं, लेकिन एक मुगल सराय का चाय हो तो 100 को पार कर सकता है। ये कहा जाता है, वाकई सच भी है। मैं उधर से आती हूँ तो जाहिर सी बात उस बात को समझती हूँ। ठीक वैसे ही जब वो ट्रेन के दृश्य में हिदायत देती हैं तो परविंदर का यालेक से मिलना, इन दोनों के बीच में मूंछ का जो वर्णन इन्होंने किया है, तो मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म की याद आ रही थी, जिसमें वो नमक हलाल में शराब पीने के बाद कहते हैं कि मूछे हो तो नत्थु लाल जैसे, लेकिन वहां पे वो लड़की कहती कुछ नहीं है। वो सोचती है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ देखती है। वहां पर देखना न प्रेम है, न लगाव है, ना ही संवेदना का कोई पुट है, ना ही उसका कोई रिश्ता अतीत से है। बस एक सहज उसके अंदर जिज्ञासा है, क्योंकि वो जिस जगह से है वहां पे ऐसे लोग नहीं होते। वो कहने का ढंग देखिए कि वहां ऐसे लोग नहीं होते हैं, इस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेन में मुझे जो व्यक्ति दिखाई दिया है वो सबसे दुर्लभ है। आखिर में वो उसके मूंछ को छू करके ही मुक्त होती है। और परविंदर का क्या हुआ इन्होंने नहीं बताया है। पाठक अपने मन से कल्पना कर सकते हैं, या तो परविंदर जो है प्रेम में पड़ गया होगा, या उसको खोजता फिरेगा, या फिर आजीवन अपनी मूंछों को टेता रहेगा जैसे आखिर में वो टेता है। तो ये कहानी आपके अंदर प्रेम, हास, सतर्कता तीनों एक साथ लेकर आती है। बाकी कहानियां आपको बहुत गंभीर तौर से सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है। आपको लगेगा कि क्या भारत में ही है अरुणाचल, या हम अरुणाचल में कोई दूसरा देश देख रहे हैं। इसकी अनुभूति आपको ज्यादा मिलेगी। और मुझे कितना बोलना है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ी हूँ, तो मैं कुछ भी देर तक इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, और समय का अतिक्रमण ठीक नहीं। तो आप बताएं। जी नहीं, अभी आप और थोड़ा बोलिए। जी। उसके बाद एक की आपकी कहानी है 9 माइल। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा कि चूंकि हम लोग सभी हिंदी भाषी हैं, अरुणाचल भी हिंदी प्रदेश है,
लेकिन वहाँ पर आदिवासियों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसके शब्द भी अलग अलग हैं। जैसे वहाँ पे जू शराब को कहते हैं जी, हमारे तरफ जू को दूसरा शब्द देते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर अगर अंग्रेजी में जाए हो जाएगा। जू मतलब नील भी होते हैं, लेकिन जू मतलब एक जौ भी होता है जब आप पूर्वांचली तरफ जाएंगे। तो इनकी कहानियों में नए शब्द बहुत हैं। आप अपने शब्दकोश को समृद्ध कर सकते हैं। और जब मैं शब्दकोश का जिक्र कर रही हूँ तो हाल ही में मैंने गुजरात की कुछ कहानियां पढ़ी थी। तो नीलम कोशेश की कहानियां जब पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा शब्दकोश और बढ़ रहा है। जब हम किसी और प्रदेश की रचनाओं को पढ़ते हैं हिंदी तर से, हिंदी तर इसलिए कह रही हूँ कि हिंदी पट्टी में जब हम पढ़ते हैं तो वही शब्द घूम फिर करके हमारे आसपास आते हैं। लेकिन जब हिंदी प्रदेश से अलग, हिंदी प्रदेश होते हुए भी दूसरे प्रदेश के लोग लिखते हैं तो उसके शब्द, तात्पर्य और मंतव्य तीनों बदल जाते हैं। जैसे हम लोग सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन अरुणाचल में शायद मान्यता कहते हैं ना, नहीं मान्यता कहते हैं। वहां पर इसका दूसरा मतलब, हमारी तरफ जब अगर मान्यता कहेंगे तो उसका संदर्भ बदल जाएगा। तो यह कहानी संग्रह आपको सतर्क रहकर पढ़ने के लिए भी कहेगी कि हड़बड़ी में आप नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने रात भर में पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, याद हो गए तो इसका मतलब है मैंने शब्दों को भी ध्यान रखा कि उसके अर्थ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इन्होंने एक और अच्छी चीज की है कि संग्रह के आखिर में शब्द, हर पेज पे शब्दों का मतलब भी दे दिया है ताकि हमें कहीं से ये असुविधाएं न पैदा करें। और कहानी के भूमिका में अपनी ही बात में जब ये दो तरह का छूट लेती हैं तो हम पाठक होकर कितनी छूट ले सकते हैं? मुझे लगता है बहुत ज्यादा ले सकते हैं, क्यों सर? तो हमने बहुत सारी छूट भी ली कि इस संग्रह की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। डायमेंशनल कर सकते हैं या 3D में कर सकते हैं या सिंगल वे में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इंटरनेट के समय में हैं तो क्या हम इंटरनेट के जमाने में इस कहानियों का कैसे 3D बना सकते हैं, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। जब मैं कुछ कहानी के इस वर्ग से जब जा रही थी तो एक जगह आपने रिपोर्ट के माध्यम से ही जो बात लिखी है वो मुझे लगता है कि उसको कोट किया जाना चाहिए। मैं निकालती हूँ उसको। आपने एक जो अनुसंधान की कहानी लिखी है जिसमें आप इंटरव्यू लेने जाती हैं, अभी जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी, जो आपका दोस्त होता है बारूताग, शायद उसका यही नाम है बारूताग। उसके आखिर में एक लाइन आपने बड़ी अच्छी कोट की है पूर्वोक्त के कहानी के अंत में, मित्रता के नजराना के तौर पर हमें शराब, तंबाकू जैसे मीठा जहर का आदी बनाया। जब हम उपभोक्तावादी, बाजारवादी और घुमंडलीकरण के दौर में बात करते हैं तो हम अक्सर इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जमुना जी अपनी कहानी में अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत सारे सवाल उठाए। मैंने सिर्फ इस एक लाइन को इसलिए लिया कि अगर आप इस लाइन को देखिए तो आपको याद आएगा कि अतीत के इतिहास में भी, चाहे हम प्रेमचंद की परंपरा को, साहित्य को ले लें, या फणीश्वर नाथ रेणु के परंपरा की साहित्य को ले लें, या फिर हम 90 के दशक के बाद की साहित्य को ले लें, तो हमेशा हमारे सामने अतीत की आर्टें मिलती रहती हैं। उसके कहने का सौर और सलीका बेशक अलग होता है, लेकिन मंतव्य वहीं जाकर रुकता है कि शोषण के तरीके क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ये साफ शब्दों में जाहिर होता है कि जो उच्च वर्ग होता है अपने से छोटे को कैसे अपना गुलाम बनाता है। अरुणाचल में गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, शराब और तंबाकू। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जैसे पंजाब के बॉर्डर पे काम करने वालों को अफीम ज्यादा कर दिया था, या महाराष्ट्र में जो लोग पुणे सतारा के बॉर्डर पे हैं, या फिर जैसलमेर के बाड़मेर और श्री गंगानगर की तरफ चले जाइए, या उदयपुर के बॉर्डर पे चले जाइए जो पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर हैं। तो कहाँ पर कैसे आपको गुलाम बनाने के तरीके बनाए गए हैं, उन तरीकों को प्रत्यक्ष नहीं उठा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से ये कहती हैं कि मतलब हमें कैसे किस चीज का आदी बना करके गुलाम बनाया जाता है। जैसे पुरोहित समाज जो है अपने कपड़े खुद नहीं बना सकता,
उसके लिए उसे तिब्बत जाना है। लेकिन तिब्बत जाने के रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए, तो उनके पास रास्ते क्या बचते? असम बचता है, और असम क्या करता है कि डुप्लीकेट बेचता है। इस बात को जमुना जी सीधे नहीं उठा रही। आपको सोचना होगा, कहानी पढ़ते हुए आपका दिमाग इस पर एकदम केंद्रित हो जाना चाहिए कि उन्हें गुलाम बनाने के तरीके कैसे निकाले, या फिर रास्ते उनके अवरुद्ध कैसे किए गए। और ठीक उसी तरह से हमारे सामने चीजें लोक लुभावने ढंग से रखी जाती हैं, फिर हम उसके आदी होते जाते हैं। फिर जब हम आदी हो जाते हैं तो उससे दूर नहीं रह सकते हैं। इसे मैं अगर इंटरनेट से जोड़ूं तो गत दिनों शायद 24 घंटे के लिए फेसबुक बंद हो गया, त्राही मौत मचा हुआ था। मैं 24 घंटे बाद उपस्थित हुई तो पता चला कि फेसबुक बंद था, लोग बहुत परेशान। मैंने कहा मुझे तो खबर भी नहीं हुई। तो मतलब चीजें कैसे बदल गई। अगर अरुणाचल में ये समस्या है कि कपड़े ठंडी के कैसे मिले, भोजन कैसे मिले, तो आज के समय में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले हैं उन्हें इंटरनेट कैसे 24 घंटे मिले, इसकी बड़ी चिंता रहती है। और अरुणाचल में नहीं, जैसे जमुना जी से बात करनी तो कई बार इनसे बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे मैं भी अपने जंगल में जाती तो मैं भूल जाती मोबाइल से कुछ लेना देना, क्योंकि जंगल एरिया है। 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे कौन चढ़े बात करने के लिए, कोई जरूरत नहीं, हफ्ते भर बात तो ये अभी भी नहीं बदला है। तो आप सोचिए कि अरुणाचल पे तो वैसे भी ध्यान नहीं जाता है। उन्हीं चीजों को जमुना जी उठा रही है, और कहानियों का शीर्षक इन्होंने बड़ा रहस्यमयी रखा है। हर कहानी का एक मतलब है और एक अर्थ है, और वो अर्थ कहानी आखिरी पन्ने में पूरा है। आप पूरा कहानी पढ़ते हुए जाइए और बार बार। अच्छा, एक चीज और इन्होंने किया है कि उस शब्द का अर्थ कहीं नहीं देती है, बाकी शब्दों का अर्थ देती है, लेकिन जो कहानी का मेन शीर्षक है उसका अर्थ कहीं नहीं देती। बिल्कुल आखिर में ले जा करके बताते हैं इसका मतलब ये होता है। जैसे नए सपा का घनी मूछों वाला, आप पढ़ते जाइए ना पूरी कहानी, हंसते जाइए, पूरे आनंद में कहानी पढ़िए, लेकिन आखिर में पता चलेगा अच्छा शीर्षक का अर्थ ये था। जैसे पिपोट का भी वही आता है, नौमाई का वही आता है, पुरोहित का भी वही आता है। तो ये सारे चीजें जो हैं इनकी कहानी में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति, भूमंडलीकरण का परिवर्तन और मौजूदा समाज के सारे व्यवधान जो उपस्थित हैं, उन सारी चीजों को कहने का इन्होंने जो रूट लिया है, रूट मैं इसलिए कह रही हूँ, जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। जैसे अरुणाचल जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, ठीक वैसे ही इन्होंने अपनी बात को कहने के लिए, हमारे दिमाग में झंकृत करने के लिए, निरूपित करने के लिए इन्होंने वही मार्ग अपनाया है कि कहानियां अपने होने की गवाही खुद देंगी कि हाँ, जो 2 ये दशक है स्त्री लेखन का, उसमें जमुना बिनी की कहानियों के माध्यम से सिर्फ आप यह नहीं जानेंगे कि स्त्री लेखन क्या है, बल्कि आप यह भी जान पाएंगे कि दरअसल अरुणाचल की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान दोनों के बीच में मानव कैसे था, कैसे है और कैसे रहेगा। इन सारी चीजों की ध्वनि मिलती है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात को यहीं रोकना चाहिए, बाकी लोगों का हमें सुनना चाहिए। तो आप सभी का आभार मुझे सुनने के लिए, और जमुना का बहुत शुक्रिया। और इन कहानियों को मैं फिर पढ़ूंगी ताकि मैं और जो छूट गए बिंदु हैं उन्हें मैं खुद भी पकड़ पाऊं, और जल्दी ही अरुणाचल की फिर से यात्रा करूं, ताकि मैं उस दुख से बाहर निकल सकूं जो मेरे दिमाग में कई वर्षों से जमा हुआ है। शुक्रिया। आपने बहुत खूब मन से और बहुत ही खूब, जिसको कहते हैं कि कहानी का एक एक भाव को आपने शिद्दत से उसको ग्रहण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ हमारे जो सम्मानित वक्तागण हैं, जो मंचस्थ हैं, आप सब खड़े होकर भी हम किताब का विमोचन करते हैं। अनु जी आप मैम आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अनु जी ये आप
ये फोटो एकदम अच्छा आना चाहिए। अच्छा फोटो आना चाहिए। हाँ हाँ देखिए वो भी खोल रहे हैं ठीक है हाँ वेट हो गया हाँ जी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही तेजस्वी लेखिका और बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अनिता भारती जी की मैं आमंत्रित करती हूँ। आप इस किताब को पढ़ते हुए आपके मन में जो भी प्रतिक्रियाएं जो है वह आप हमारे समक्ष प्रकट करें। अनिता भारती जी। बहुत बहुत शुक्रिया जमुना। सबसे पहले तो मैं राम शरण जोशी जी जो हमारे कहते हैं कि बड़े पुराने साथी हैं और सुनीता सर और मेरे बड़े प्यारे भाई यहाँ बैठे हैं रमेश और अरुण और बहुत ज़्यादा सबसे मेरी बहुत प्रिय जमुना जिससे मैं अपनी छोटी बहन की जिसमें छवि देखती हूँ और हम लोग भारत भवन में मिले थे और सही कहा जमुना ने वो इतना मैं थी मेरा बेटे थी बहुत सारे लोग थे हम लोग बहुत ही अच्छा हम लोगों में इतना अच्छा संवाद हो गया। एक पहनावा जिसे कहते हैं क्योंकि वो दलित आदिवासी कवित्री सम्मेलन था तो उसमें बड़ा है ना तो उसमें बहुत अच्छा हम सब लोगों ने कविताएं पढ़ी और बहुत थोड़ा बहुत जो समय था क्योंकि 26 जनवरी से एक दिन पहले था तो थोड़ा समय कम था हम सब लोग लौट आए और अभी जमुना बीनी से तब से लगातार मेरा संपर्क है और मैं ये देख रही हूँ मुझे बहुत सुखद आश्चर्य होता है। इससे पहले रमणिका जी ने कुछ काम किया था और उन्होंने संग्रह निकाले थे पूर्वोत्तर के साहित्य पर और उस पर उन्होंने लेकिन वो संपादक के तौर पे काम करती थी और वो क्या करती थी तमाम तरह के लोगों से लिखवाती थी और उसमें उन अगर संग्रह को उठा के देखें तो अभी देखते हैं कि उसमें किसी किसी क्षेत्र के ज्यादा लेखक है किसी किसी का बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वोत्तर की कहानियों का एक संग्रह भी आया था वो बड़ा मेहनत करती थी हालांकि बहुत मेहनत करती थी पर वो शायद इसलिए मुझे लगता है क्योंकि जो हमारे यहाँ हमारे चलन है हमारा चलन क्या है कि हमारे यहाँ जो है हम हमेशा हमारे लिए कुछ राज्य जो है बहुत दुर्लभ रहे हैं और हम उनकी तरफ निगाह उठा के देखते नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। हमने हिंदी को इतना सिरमौर बना दिया है कि हिंदी के अलावा हमें कुछ कभी नजर नहीं आता। लेकिन अगर मैं इस कहानी संग्रह की बात करूं तो जब मैं इसकी कहानी पढ़ रही थी तो मुझे दो लेखिकाएं बहुत पसंद आई। एक तो मराठी की उर्मिला पवार और एक अनामिका। और अनामिका का भी मैंने आईना साज अभी किताब पढ़ी थी उनका उपन्यास था और उर्मिला पवार जी की तो कहानी और उनकी आत्मकथाएं बहुत ही गजब है भाषा के तौर पे और वही जो बात है जो भाषा में जो बात है जो भाषा जो इतनी मजबूत इतनी मतलब आपको खींच लेती है पढ़ने के लिए। ये बहुत मैं कहूंगी कि किसी भी कहानी संग्रह का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो पाठक को अपनी कहानियां पढ़वा ले। जैसे सुनीता जी ने कहा उन्होंने एक रात से सारी कहानियां पढ़ ली तो अगर ये कहानियां पठनीय नहीं होती तो नहीं पढ़ पाती क्योंकि पठनीय कहानियां ही पढ़ी जा सकती है जो आपको बांध ले जो आपको मतलब जैसे कि अनामिका और उर्मिला पवार आपको पल पल पे जो है वो विस्मृत करती हैं मतलब वो आपको विस्मित हैरान करती है अपने कंधे से अपने कहानी के जो उठान है जो आपको पता नहीं चलेगा कि अगले पल क्या होगा और कहानी एंड किधर जाएगी। उसी तरीके से जो जमुना की कहानियों का और मैंने तो मुझे एक क्योंकि मैं इनको जब छोटी बहन पाना तो जब मैं कहानी पढ़ी थी तो मुझे बड़ा लाड भी आ रहा था कि इतनी खूबसूरत कहानी इतनी अच्छी हिंदी जो शायद हमारी मिली है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि मेरी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है। मैंने हिंदी ऑनर्स किया है एमए हिंदी किया लेकिन जो जमुना की हिंदी है कहानियों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इतनी पावरफुल है कि कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही।
मतलब वो आश्चर्यचकित करती हैं अपनी कहानियों के। और ये तो भाषा की बात है, भाषा में मुहावरों का बहुत जबरदस्त प्रयोग है। और मतलब उनकी भाषा में एक, मैं कहूँगी जैसे उनके व्यक्तित्व में एक लंदड़पन है, मतलब वो है एक जोश, उनकी कहानियों में भी वो नजर आता है हमें। कहानियों में जो जब हम उनकी भूमिका पढ़ते हैं, राकेश बिहारी जी की भूमिका ने तो मुझे थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कहानीकार हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो उन्होंने लिखा वो मुझे उतना नहीं लगा, लेकिन कमजोर है काफी, इसके हिसाब से बहुत कमजोर उन्होंने भूमिका लिखी है। लेकिन जमुना ने जो अपनी भूमिका लिखी है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप उसको पढ़ ले तो आपको पूरे कहानी संग्रह का जो मूल भाव है, जो संदेश है, वो पता चल जाए। इसमें जो है वो, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर जमुना की इन कहानियों को कोई पढ़े तो वो झारखंड के लोगों का दुख भी समझ सकता है, वो कश्मीर के लोगों का दुख भी समझ सकता है। तो जो उनकी कहानियों में जो घुसपैठ करके जो लोग आए हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो विदेशी जो व्यापारी हो, चाहे वो जो भी हो, वो जो घुसपैठ करके आए, उन्होंने जिस तरीके से राज्यों की तबाही की है। और घुसपैठ के नाम पे अपने भी लोग होते हैं जो अपने ही युवाओं को जिस तरीके से जो इनकी कहानी है वो मैं पढ़ रही थी, वो अयाचित में तो अंग्रेज है ना, लेकिन दूसरी कहानी जो है वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, लाइफ टैक्स। तो अगर इस कहानी को पढ़ लो तो ये उतनी वहां भी सही बैठेगी, झारखंड में भी जाके सही बैठेगी, सब जगह ये वही सही बैठेगी कि अपने ही लोग किस, ठीक है कि दूसरे लोग हमें तंग करें, लेकिन अपने लोग हम तंग नहीं कर रहे हैं, अपने लोग भी हम पे कोई दया नहीं दिखा रहे हैं। मूवमेंट के नाम पे, आंदोलन के नाम पे वहाँ पे भी वही चल रहा है। तो पूरा जो अरुणाचल के दो हिस्से जो मैं समझ पाई कहानी में, कि एक अरुणाचल जब डॉक्टर जाता है कहते एक अरुणाचल तो ठीक है, और पश्चिम वाला ठीक है, लेकिन ये वाले पे प्रॉब्लम है, ये मैं ठीक कहती हूँ ना, कि अरुणाचल के आधे हिस्से में इतनी हिंसा, इतनी मारकाट, इतना ज्यादा अत्याचार है, लेकिन अरुणाचल के दूसरे पार्ट में वो सब नहीं है। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि एक क्योंकि शायद जो जैसे हम कहते हैं ना कि दलितों पे इतने अत्याचार क्यों होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं। अगर आज वो बोलना बंद कर दे, विद्रोह करना बंद कर दे, गुस्सा दिखाना बंद कर दे, चुपचाप से गुलामी को ओढ़ ले, तो शायद नहीं होंगे, लेकिन वो बोलते हैं तो उन पर अत्याचार होता है, वो विरोध करते हैं, वो रजिस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी ये तो जमुना भी नहीं ज्यादा बताएंगे, लेकिन वहाँ पे जो फौज का जो क्रूर रूप है, जिस तरीके से डॉक्टर पोस्टिंग होके जाता है, और वो उस पूरे जिस तरीके से पूरे रास्ते में ये व्यक्ति को इतना मारा पीटा कि वो लड़के ने सिर्फ ये कहा, फौज ने पूछा आप कहाँ से आए, उसने कहा जंगल से। तो उसने कहा जंगल में क्या कर रहे थे, तो उसने कहा कि खेती कर रहा था, और क्या करूँगा, शायद यही कहने का। इसी बात पे फौज को इतना अखड़ा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसको मार। और जब डॉक्टर को भी उन्होंने हाथ बांध के तलाशी ली, लेकिन आई कार्ड देके छोड़ दिया और कहा इसको ले जाओ तुम डॉक्टर, इसका इलाज करो। उसके दांत तोड़ दिए लड़के के, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये जो खौफनाक चेहरा है, ये जो व्यवस्था का जो खौफनाक चेहरा है, वो जमुना की कहानी दिखता है। और मैं विशेष तौर पे जमुना से इसलिए प्रभावित हूँ क्योंकि वो निडरता से इन चीजों को कहती है। आजकल जो निडरता है ना, और जो बेबाकी है, वो खत्म हो चुकी है। हम बहुत उस तरीके से वर्णन नहीं करते। तो जमुना के पास जो है वो एक तत्व है निडरता, जो कहानी को विश्वसनीय बनाता है। ये केवल ख्याली गुलाब नहीं है इनकी कहानियां यथार्थवादी कहानियां। जैसे वो कहते हैं कि मुझे अच्छी बातें का वर्णन करना है तो मुझे वो भी देखना है। वाचो जो है वो समुदाय का उन्होंने पूरा जिक्र किया है, जो सुनीता ने भी बताया। और उसमें जो है वो मुझे लगता है कि हम जो स्त्री विमर्श का नाम बोलते हैं कई बार, जो सो कॉल्ड स्त्री विमर्श अपने आप को कहते हैं, उनकी कहानियों में स्त्री विमर्श होता भी नहीं है ना, वो कह। लेकिन जहाँ पे स्त्री विमर्श का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, लेकिन वो कहानियां अपने आप से उस विमर्श को करती हुई चलती है। तो जमुना की कहानियों में स्त्री विमर्श है, वाचो कहानी में बड़ा अच्छे तरीके से विमर्श आता है, लेकिन वहाँ पे एक अंतर्द्वंद है पितृसत्ता का और उसमें की। औरतों का जो माँ जो है वो ये कहती है कि अपने लड़के को, अनूप को एक पात्र है जो कि अरुणाचल से बाहर रह के, अपने समुदाय से बाहर रह के पढ़ के आया, और उसको ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ती है जिसको कि पहले
जो है वो किसी और के से संबंध करके उसको अपनी सिद्ध करना है कि वो माँ बन सकती है जी है ना। तो वो माँ बनती है। अब इसमें उस औरत का दुख कि वो जिससे पहले व्यक्ति से उसका संबंध कराया गया और वो उसको नहीं भूल पाती। इधर जो उसका दूसरा पति है वो ये कहता है कि जब पहले से इसकी शादी है तो मैं कैसे अपनाऊं, मेरे पहले से बच्चा वो कैसे उसको। तो वो जो उसमें बीच में औरत का दुख है, जमुना ने औरत के दुख के साथ साथ उस आदमी की पीड़ा भी दिखाई है। उसकी जो माँ की पीड़ा है, माँ को कठोर रूप है, लेकिन माँ ये कहती है क्या तुम दोनों समुदायों में खून खराबे की नदी बहाना चाहते हो? अगर नदी नहीं बहाना चाहते तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लड़का कहता है कि मैं क्यों करूं ऐसे। तो इसमें बड़े तरह के बहुत तरह के जो मुझे लगता है जो इस तरह के सवाल जो पहले नहीं उभर के आए, जो अंतर्द्वंद है समुदायों के अंतर्द्वंद है और उसके वो इसमें उभर के आते हैं। और यमुना जो है वो इन अंतर्द्वंदों को बहुत अच्छे से भरती है। अब जैसे मैं कहूँगी कि लाइफ टैक्स है, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि इसमें जो है वो बाहर से आकर के इधर तो वो फौज ब्रूटलिटी कर रही है, उधर से वो अपने लोग भी करे। और जो बांस का फूल मैं पढ़ रही थी, मैं पूरी नहीं पढ़ पाई, मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही थी। और एक मुझे कहानी आपकी आयचित में बहुत अच्छी लगी, जो कि आपने उसके शीर्षक कहानी है वो जी। और जो उसमें बात मुझे आपके महत्वपूर्ण ये लगी कि आपने अपनी भूमिका में लिखा है कि इतिहास को कैसे परोसा जाता है। इसको मैं ज्योतिबा फूले वाले इतिहास से जोड़ करके आपको बताऊं, जो उन्होंने कहा कि आयोजित अंग्रेज आए, 90 लोगों की हत्या हुई वहां पे, मतलब मारा गया। लोगों ने तो कहा हत्या की आदिवासी समुदाय, लेकिन वो हत्या नहीं थी। वो हत्या इसलिए नहीं थी कि उन लोगों ने आकर के उनकी बहन बेटियों को छोड़ा, उनकी पूरी उनको मजाक उड़ाया, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनकी सभ्यता का मजाक उड़ाया, उनकी भाषा का मजाक उड़ाया और कंटिन्यूस उड़ाते रहे, है ना, कि उड़ा के चले नहीं गए। उनकी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनको उनकी सभ्यता पे जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बेहतर है आप हो। वो लगातार जब वो करते हैं तो वो क्या करेंगे? अगर आप किसी व्यक्ति को जो अपने में जी रहा है, जिसके पास जल जंगल जमीन जैसी चीजें हैं और वो उसमें खुश है, तो आप उसको जाकर के बताओगे कि तुम हटो, तुम बेकार हो, तुम जंगली हो, तुम असभ्य हो, तुम्हारे पास भाषा भी नहीं है, तुम्हारी और तिरंगे घूमते। तो इसमें उन्होंने जाकर के वो प्रतिकार किया, विरोध किया। तो इसको उन्होंने हत्याकांड का। मैं ज्योतिबा फुले से इसको ये जोड़ती हूँ कि जब ये जो हमारा हम जो हर साल 1 जनवरी को अपना शौर्य दिवस बनाते हैं, और उसकी कहानी ये थी कि लोगों ने बाद में इस तरह का इतिहास लिखा जाने लगा कि ज्योतिबा फुले ने तो अंग्रेज सिपाहियों को माला पहनाई थी जब वो उनके क्या बोलते हैं मराठों के खिलाफ, मराठों को जब हराया अंग्रेजों ने। उसकी कहानी ये है कि भाई मराठे तो अपनी जाति क्रूरता के लिए बहुत ज्यादा रहे, जो ये कहते थे कि दलितों के गले में हांडी लटकाओ, पीछे से उनको वो बांधो ताकि उनकी परछाई से परहेज करो। अगर महार सैनिकों ने उन मराठों को हरा के उनकी सत्ता को नाबूद किया और ज्योतिबा फुले उनको माला पहना के स्वागत करते तो क्या गलत करते? इस कहानी को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया जैसे कि आयोजित कहानी में आपने दिखाया। तो ये जो चीजें हैं ये वैश्विक, मतलब मैं ये कहूंगी कि वैश्विक है, ये सिर्फ भारतीय संदर्भों में नहीं है। कालों के इतिहास को भी, जो हमारे अश्वेत लोग हैं उनके इतिहास को भी, या जापान में जो वहां के दलित है, या चीन, सब लोगों के इतिहास को जो एक वर्चस्ववादी ताकतें होती हैं वो हमेशा कमजोरों के इतिहास को खत्म कर देती है। और जो इतिहासकार होता है उसकी दृष्टि, हमारा ये मानना है एज ए, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए दलित रिप्रेजेंट करती हुए मानती हूँ कि इतिहासकार का नजरिया हमारा इतिहास लिखने में बहुत ज्यादा वर्चस्ववादी दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने जो हमारे सभ्यताएं थी, हमारे गीत थे, संगीत थे, हमारे जो विजय के पल थे, जो हमारे संघर्ष थे, वो उनको कभी दर्ज नहीं किया। और अगर दर्ज किया तो उल्टे तरीके से किया कि हम अपराधी हैं, हम जो है वो जरा पेशा जाते हैं, हम अपराध करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम डाका डालते हैं, हम ये करते हैं। तो चूंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यमुना वही रहती है। वही रमणिका गुप्ता में और जमुना में फर्क ये है कि जमुना वहीं रह के वहाँ की चीजों को निकाल के ला रही है और महसूस कर रही है। उन्होंने देखा, उन्होंने छेड़ा। तो जो प्रमाणिकता, वे प्रमाणिकता की बात है कि जो प्रमाणिकता
जमुना की कहानियों में मिलेगी वो प्रामाणिकता, वहाँ नहीं मिलेगी जो ग्लोबल गांव के देवता में मिलेगी। ग्लोबल गांव का देवता में आप पढ़ जाइए, आप उसमें आदिवासी लड़की को क्या ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे, लेकिन आप देखिए कि जमुना की कहानियों में सब आदिवासी लड़कियां हैं, चाहे वो राजघराने की हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग की हो, चाहे वो भील जाति की हो, लेकिन उनका जो एक पूरा व्यक्तित्व निकल के आता है, संघर्षवादी, जुझारू संघर्ष। तो ये जो हम जैसे हम ये कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस किताब को इसलिए बहुत मानती हूँ कि ये पूर्वोत्तर से आई हिंदी की कहानी है, हिंदी की ट्रांसलेटेड नहीं है। अगर ये ट्रांसलेटेड होती तो अलग बात थी, लेकिन ये ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखी गई लेखिका वहाँ की भूमि। तो ये मैं कहूंगी कि ये एक तरह से इतिहास है, अरुणाचल का एक कहानी नहीं, इतिहास है। और हम जो है इसके माध्यम से अरुणाचल के जो दुख सुख है, उनके जो लोग रोजमर्रा का जीवन है वो जान सकते हैं। और मैं अब यही जमुना से यही कहूंगी कि जमुना एक किताब लिख के खत्म मत करना, अपनी एनर्जी को बचा के रखना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा एक लेखक 1000 तो एक लेखक का मतलब है उसको रुकना नहीं है, आपकी कम से कम 10 कहानी संग्रह आने चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किलों से होता है चमन में दीदार पैदा, मतलब बहुत मुश्किल से एक ऐसे वंचित समुदाय से लोग निकल के आते हैं, और वो ऐसे उनको मुझे लगता है ज्वाला की तरह जलना चाहिए। एक कहानी संग्रह नहीं, अनेक कहानी संग्रह आने चाहिए। कुरीतियों पे, जैसे वाचा समुदाय की कुरीति पे कहानी है, उस पे प्रहार है, बहुत जबरदस्त प्रहार है। और लेकिन जहाँ पे उन लोगों की उनकी उस कुरीति के अंदर लोग कैसे घुट रहे हैं, उसका इसमें जिक्र है कि कुरीतियों में लोग घुटते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। यमुना ने उनके घुटने को दिखाया, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति लिखेगा उसको ग्लोरीफाई करे, ये फर्क होता है। तो चाहे मैं यही कह रहे हैं कि यमुना ने जो समुदायों के बीच में जो रस्साकशी है, जो उनके रिवाजों को लेकर के दिक्कत है, जो उनके लालन पालन में जो है वो उस तरह की चीजों को उभारा है। तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं सच में इसकी जितनी मैं कहानियां पढ़ पाई, क्योंकि जब मेरे को कहानी का PDF मिला था तो मैं सफर पे थी, फिर मतलब मैं घूमती रही, तो मेरे को जैसी मौका मिला मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो मैं 3-4 कहानियां पढ़ पाई। लेकिन 3-4 कहानियों ने ही मुझे बहुत विस्मित किया, और मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये पहला ऐसा है जिसमें कि बिल्कुल मैं कहूंगी कि ये जैसे हम कहते हैं ना, असली बिना मिलावट के कहानी संग्रह, जिसमें कि जमुना बिल्ली की इतनी खूबसूरत भाषा। और मैं कहूंगी क्योंकि वो उनकी मेरा सवाल भी कि इतनी सुंदर हिंदी तुमने सीखी कहाँ से, जिसमें कि उर्दू के भी शब्द है, तमाम तरह के शब्द है, बहुत ही समृद्ध भाषा है आपकी। और ये समृद्ध भाषा जो है ना, ये मुझे लगता है कि सिर्फ आप यही नहीं लिखो, आपको उपन्यास भी लिखने चाहिए वहाँ के जीवन में, उपन्यास, आत्मकथा, जो भी है, जैसा भी हो। मुझे लगता है कि बहुत संभावना है जमुना में, और मुझे लगता है वो अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करते, जैसे आपने बताया कि वो LSD में जाके, तो हमारे लिए तो जमुना ही अरुणाचल का गौरव है, और एक कहानीकार के तौर पे जमुना हमारे लिए गौरव है। और इस साथ अपनी बात करूँगा। आदरणीय अनिता भारती जी, बहुत बहुत मेरी प्यारी दीदी, आपने उद्बोधन में आपने मुझे आगे किस दिशा बढ़ना चाहिए उसका भी संकेत आपने मुझे दिया है, और मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ। आपका सुझाव सिर आंसर करें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत चर्चित लेखक और आदिवासी चिंतक श्री रामचरण जोशी जी, जिन्होंने जिसको कहते हैं अपने जीवन का जो प्राइम यूथ है, वह दंतेवाड़ा जैसा उस समय की अगर हम बात करें तो बहुत ही, जिसको कहें कि
जहाँ विकास का एक तरह से कहे कि जो विकास की जो किरण है वहाँ नहीं पहुँच पा, उन इलाकों में 70-80 के दशक में सर रहे वहाँ। तो सर को जितना आदिवासी समाज और जीवन का अनुभव है वो शायद मुख्य धारा के जो लोग जिसको तथाकथित मुख्य धारा का उतना अनुभव, आपका अनुभव का जो क्षेत्र है आदिवासी समाज संस्कृति का वो काफी बृहद है और विस्तार है। और जो आपने इस किताब को पढ़ा, इसको पढ़ते हुए वो आपका जो पहला जो संचित जो अनुभव है और ये किताब को जब पढ़ने के दौरान जो अनुभव, इन दोनों का जो सम्मिश्रण से आप आपके मन पर वो क्या छाप पड़ी होंगी। मैं आपको अपना उद्बोधन देने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ में आमंत्रित करती हूँ। श्री रामचंद्र जी। सबसे पहले तो मैं जमुना गिनी जी को मैं बधाई दूं कि आपने इतना अच्छा कहानी संग्रह लिखा और दिल्ली पहुंचकर पहले ही कहानी संग्रह में आपने छक्का मारा। यानी कि सभी लोग जितने भी अब मौजूद हैं सभी, यानी देखा जाए तो अरुणाचल का एक दूत के रूप में आप सामने आई, तो इसकी मुझे दिल से बधाई। अब दूसरी बात रही कुछ कहने की, अब क्या करें, डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर अनीता ये हमारी तो एक्टिविस्ट दोस्त हैं, तो मैं जो कुछ कहना चाहता था तो काफी कुछ उन्होंने ही कह दिया। और क्राफ्ट के बारे में, कहानी के बारे में, उसके जो साहित्यिक पक्ष के पहलू होते हैं, डॉक्टर सुनीता ने इतना विस्तार से कह दिया कि कोई कुछ खास बचता नहीं। खैर अब कुछ बोलना तो है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, तो तुम मेरी जो छोटी बेटी उससे 2 साल छोटी है, तो भी मेरी बेटी हो। जी। क्या है कि मेरा एक बार एक नाम आप लोगों ने सुना ही होगा और जमुना आपने तो सुना ही होगा, जमुना कि एक बहुत बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं वेरियर एल्विन, और वेरियर एल्विन की सबसे पहली पुस्तक आई थी फिलोसफी फॉर नेफा। ये नेहरू के जमाने में आई थी। वैसे वो मूलतः अंग्रेज थे, पहले पादरी थे, बाद में भारत में आकर के फिर वो गांधी जी से और यहाँ के लोगों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने आदिवासियों पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन खासतौर से नेफा, यानी उस समय ये 7 सिस्टर नहीं थी तब ये पुस्तक लिखी गई थी, और उसकी भूमिका प्रधानमंत्री ने लिखी, नेहरू ने। तो उसमें उसके जो आप शुरुआत में ही फिलोसफी फॉर नेफा का जो चैप्टर है, तो उसमें वेरियर एल्विन ने ये कहा है, मैं थोड़ा ठीक से नहीं बोल पाऊंगा इसलिए क्षमा करना, कि जो वहाँ यहाँ के मूल निवासियों की जो इच्छा है, जो वो सोचते हैं, क्या वही सब अच्छा है? एक बड़ा प्रश्न उन्होंने अपने इस पुस्तक के माध्यम से उठाया, क्योंकि ये प्रश्न जो है आज तक चला आ रहा है। आज तक सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब जितने मानव विज्ञान के जो शास्त्री हैं तय नहीं कर पा रहे कि आखिर हम इन मूल निवासियों के साथ, नेटिव्स के साथ क्या करें, किस रूप में उनको देखें। ये समस्या भारत की नहीं है, ये सबसे पहले ये समस्या साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में खड़ी हुई है। इस पर जो विमर्श शुरू हुआ उस पर, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा कि 15वीं-16वीं शताब्दी से वहां पे शुरुआत हो गई थी, जो साउथ अमेरिका में जो वाइट कॉलोनाइजेशन और स्पेन के लोग कैसे गए, फिर बाकी सब लोग गए। और मैंने जो लंबी रिव्यू समयांतर में इनके यहाँ लिखी थी 2015-16 में, उस समय तक
यानी 18वीं सदी तक करीब 2 करोड़ लोग जो मूल निवासी थे वो मारे जा चुके थे। वो किताब एक आई और वो कौन सी टाइप की होती है, मनोरी टाइप ना, उसके लिखना, वो खुद भी आदिवासी थी जैसे कि आप, उन्होंने लिखी। वो बड़ी चर्चित पुस्तक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से 2 करोड़ आदिवासी लोग मार दिए गए बाहर के लोगों से, ये व्हाइट, इसको बोलते हैं व्हाइट सेटलर्स। और ये आपको ये भी जानकर के ताज्जुब होगा कि यूएन ने 2 ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा है इसकी जांच के लिए, और उस कमीशन का जो प्रेसिडेंट थे वो मामूली आदमी बर्ट्रैंड रसेल थे, और हर बार यही आया कि उनके साथ बहुत अन्याय, नाइंसाफी जो भी कुछ हुआ। और ये मैंने सब सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आपकी जो दूसरी कहानी है नंबर 2 पर अतिथि, इसने मुझे वो सारे संदर्भ याद करा। इसमें वो संदर्भ याद हो गए क्योंकि आपने पिछले 1.5-2 महीने पहले सुना होगा कि कनाडा में किस तरह से हजारों बच्चों के शव कंकाल पाए गए। और बीबीसी का वो सर्वे था, वहां की जो मूल निवासी, जिसको कि हम पॉपुलरली जानते हैं रेड इंडियंस, लेकिन वो वहां के एबॉरिजिनल्स या मूल निवासी या नेटिव्स होते हैं। क्या है कि वहां के जब ये सच में 18वीं सदी में जो सब श्वेत लोग वहां गए तो उन्होंने उनके बच्चों को घरों से जबरन उठा करके ले आए कि हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और उनके साथ जो जितना मानवीय बर्ताव कर सकते थे चर्च में रह करके वो उन्होंने किया। और उसके बाद अभी भी नरकंकाल मिल रहे हैं। इसीलिए वहां पे एक जबरदस्त आंदोलन चला सरकार के खिलाफ, और आखिर में सरकार को मजबूर होना पड़ा कि हमें फर्स्ट नेशन कहा जाए, हमें आदिवासी नहीं कहा जाए। तो वहां के जो मूल निवासी है आज उन्हें फर्स्ट नेशन के, यानी वहां की सरकार उन्हें फर्स्ट नेशन के नाम से बुलाती है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाया, तबीयत ठीक नहीं थी, 2 कहानियां ही पढ़ पाया। 2 कहानी पढ़ने के बाद ये तो लगा ये सारी बातें एकदम से ताजा हुई। और मैं अरुणाचल पहली बार तब गया था 2019 में, तो नहीं, अरुणाचल पहली बार तब गया था जब आपका जन्म नहीं हुआ था, यानी जब ये नेफा था 1981 या 82 में मैं गया था, और सियांग क्षेत्र में गया। सियांग नदी भी है और जिला भी है ना, तो वहां पे मैं दिन भर रहा थे। तब मैंने अरुणाचल को जानने की कोशिश की, समझा, मतलब एक दिन में क्या समझेंगे इसकी वजह मैं बोला। तो मैंने ये देखा 2 कहानियां पढ़ने के बाद, ये जो समस्याएं जो है कि सबसे बड़ी, क्योंकि आपकी कहानी एक पुस्तक उस समय आई है जब एक सवाल भारत में तेजी से उठाया जा रहा है पिछले कुछ समय से, जल जंगल जमीन। और जल जंगल जमीन का जब सवाल उठता है तो ये खाली यही नहीं, उससे पूरा उसके साथ संस्कृति जुड़ी होती है, उससे समाज जुड़ा होता है, उसके साथ परंपरा जुड़ी होती है, उससे मूल्य जुड़े होते हैं, उससे इतिहास बोध जुड़ा होता है, ये सारी चीजें। क्योंकि जब किसी का डिस्प्लेसमेंट होता है किसी जमीन से तो आप एकदम से उसको हटा देते हैं, इतना ही नहीं होता, अरे जहां वो रहा है उसकी मिट्टी के साथ उसका लगाव, उसकी स्मृतियां, उसका जीवन, उसकी भावनाएं, सब कुछ होती है। तो जल जंगल जमीन आज सबसे बड़ा सवाल बन के उभर रहा है भारत में नहीं सभी जगह। कि इसी से जुड़ा एक सवाल और वो
कि विकास का जो आपने भी उठाया है कि डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, सही विकास की सही अवधारणा क्या है, क्योंकि इसकी जो भूमिका है, अभी थोड़ी देर पहले सही कहा अनीता जी ने, मैंने पूरी कहानी तो नहीं पढ़ी लेकिन मैं भूमिका पढ़ने के बाद कहता हूँ, भूमिका में आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, तो सबसे बड़ी बात इसकी जो लगी कि इतनी डिस्पैशनेट होकर के आपने अपने समाज के बारे में बात जो कही है, और चर्चा हुई फोन पर, तो मतलब कहीं इन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं आदिवासी और आदिवासी के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वो ठीक है, इसमें होगा, लेकिन जब भूमिका में इन्होंने बहुत ही डिस्पैशनेट होकर के अपने समाज की बातों को सामने रखा, ये बहुत कम ऐसा मिलता है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा भी गया कि हम आदिवासी समाज को एक रोमांटिसाइज करने के पक्ष में रहे, जो गैर आदिवासी हम जैसे, जी जी, उसकी एक रोमांटिक अप्रोच, उसकी वजह ये कि जो इंडियन स्टेट ने आदिवासियों को खासतौर से 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये खासकर फेस्टिवल के सामने लाके नचा दिया, कोई बस्तर से ले आए, कोई नागालैंड से ले आए, और तो एक रोमांटिक अप्रोच, जो एक बीच में जो एक संबंध जैसे होने चाहिए, लाइवली संबंध जनजाति समाज के साथ, वो है ही नहीं। हम जब समझे नहीं भाई ये है क्या। जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली बार 71 में मुझे बस्तर गया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अरे वहां तो डराया कि क्या होगा, तुमको मार दिया, क्या हुआ, कई तरह की बात। तो आपने उस बात को रोमांटिसाइज कहीं नहीं किया, एक बहुत ही पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, एक यथार्थवादी दृष्टि से आपने अपने समाज को सामने रखा। उसमें सबसे बड़ी बात एक अच्छी लगी, जो कि आमतौर पर बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं मानते, काफी दूसरे लोग जो आदिवासी ट्राइबल स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है और बड़ा जबरदस्त है, उसके बड़े डायमेंशंस हैं, अगर उस पर चर्चा कभी हो, कि आपने लिखा है कि आदिवासियों में भी क्लास डिवीजन होता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक आदिवासी के मुख से अपने ही समाज के बारे में आना कि क्लास डिवीजन होना, आपने माना कि इसमें हमारे समाज में क्लास डिवीजन है। जब क्लास डिवीजन की बात आएगी तो क्लास कॉन्ट्रडिक्शन की भी बात आएगी, क्लास कॉन्ट्रडिक्शन की बात आएगी तो सरप्लस फॉर्मेशन की भी बात आएगी कि उसके अगर अलग अलग क्या क्या स्तर होते हैं और उससे कैसे क्लासेज बनती हैं, कैसे डिवीजन बनता है, ये आती है। फिर ये भी आएगी कि उसके स्टेट का क्लास के प्रति नजरिया क्या है, स्टेट का, स्टेट और क्लास के बीच की इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये भी सवाल आएगा, जो आपने अपने तरीके से कहानियों में कई उठाए। लेकिन शुरू में जो क्लास डिवीजन, तो मैंने बहुत पहले से लिखता भी आ रहा हूं कि ट्राइबल समाज भी हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। कि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक इस हिट्रोजीनाइटी को नहीं समझेंगे, ये मान के चले वो तो बहुत ही इगलिटेरियन है और सब कुछ ठीक है, एक जगह आपने यूज किया है यूटोपिया, कि हम ये ना सोचें कि ट्राइबल समाज बड़ा यूटोपिया किया ना शब्द। अब ये जो 2-3 शब्द जो पहली बार एंथ्रोपोलॉजी और सोशलिज्म में जो आने वाले हैं, और इस पर अगर बहस छिड़े कि क्लास डिवीजन किस तरह के क्लास डिवीजन, और जो आपके जो पोस्ट आजादी के बाद जो हमारी स्टेट की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसने जो डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स पैदा अपनाए हैं, उसने किस तरीके की डिविजन आदिवासियों में पैदा की है, इसको मैं इस ढंग से देख रहा हूँ। हमारे यहाँ तो है, इधर हैं तो हैं, लेकिन
जनजाति समाज में कौन कौन से नए डिवीजन बने हैं। जैसे एक बार मैं एडाल में था, मैं इसको लाल डेगा को कवर करने के लिए गया था, शायद 86 का किस्सा है। जब लाल डेगा लौटे तो मैं वहां पे मिजोरम गया हुआ था 15 दिन के लिए। तो वहां एक ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। मैंने लिखा भी उसको कि जोशी जी ये बताइए, वो क्रिश्चियन थे, वो कन्वर्ट हुए लेकिन थे मूल से आदिवासी भाई थे। उन्होंने कहा कि ये बताइए, बड़ी अच्छी आज भी शब्द याद है कि अगर आपके डेवलपमेंट के माध्यम से हमें लंदन और न्यूयॉर्क आप पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आप बताइए हम वाया कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली होकर क्यों जाए, हम सीधे क्यों ना चले जाएं। देखिए एक उसकी सोच कि हमें छत्तीसगढ़ होके क्यों जाए। हाँ, इतना शब्द भी यूज किया कि हमें छत्तीसगढ़, बिहार होके क्यों जाना चाहिए, हम सीधे क्यों न चले जाए। तो यही सवाल होता है कि विकास की असली पहचान क्या, विकास कौन सा, विकास के जो सबके लिए हो। इसलिए इस पर बड़ी बहस शुरू हुई कि विकास का जो विमर्श है, यून में 2-3 बार इसकी परिभाषाएं बदली। एक बार तो कहा कि पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ ठीक है, आपके पास घोड़ा गाड़ी सब कुछ हो जाए, मकान दुकान सभी ठीक है। आखिर में इस नतीजे पहुंचे स्कॉलर्स लोग कि नहीं, ये तो विकास नहीं है। मान लीजिए आपके पास अथाह संपत्ति है, धन दौलत है, क्या उससे आपका मानसिक विकास माना जाए, क्या आपका कल्चरल आप सिविलाइज माना जाए। हमारे अंबानी साहब के पास 14 स्टोरी का वो है मकान, सब कुछ है, तो क्या हम ये मान लें कि ये सिविलाइज। इससे फिर नहीं, इसमें नया डायमेंशन जुड़ा विकास की अवधारणा को लेकर के कि हमें अब विकास के संबंध में नई ढंग से सोचना पड़ेगा। और यही बहस आपको फिर आदिवासियों से ले जाती। रियली हम तय नहीं कर पाए इस समय तक, जो हमारी मुख्य धारा के तथाकथित चिंतक हैं तय नहीं कर पा रहे। वह तो ये चलने के साहब ये तो इनको आदिवासी भी नहीं कहना चाहिए, खाली वनवासी कहना चाहिए, ये हिंदू धर्म से ही निकले हैं। अरे एक उन्होंने घर वापसी का एक वो चला दिया, अभियान चला रखा है। यानी मैं जो अभी बस्तर गया, दंतेवाड़ा में जिक्र भी किया कि वो डीप इंटीरियर में अपने महाराणा प्रताप और चेतक की बहुत बड़ा स्टेचू लाके खड़ा कर दिया। मानिए वहां के हलवा और मारिया उनसे क्या संबंध, प्रताप महाराणा प्रताप का। वहां बिरसा मुंडा का संबंध होना चाहिए था, उनकी स्टेचू होनी चाहिए थी। अपने वहां की देवी जो है दंतेश्वर, उसके ठीक सामने हनुमान जी की 250 फीट की थी एक मूर्ति खड़ी कर दी। तो ये जो कल्चरल कॉलोनाइजेशन जो है, जो सटल वे में ला रहे हैं, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कहा कि जो अनिता जी ने कि जो जोरावर संस्कृति होती है, डोमिनेटिंग या हेजेमोनिक जो संस्कृति होती है, वो कोशिश तो यही करती है कि सब मेरे प्रभुत्व में आए। अब जब सबको प्रभुत्व में लाएंगे तो उससे एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी तो नहीं बनेगी, वो डिवीजन ही बनाएगा। तो मुझे एक बार उसका गॉर्डन ब्लेयर का एक सेंटेंस याद आ रहा है कि जब उन्होंने एशियन ड्रामा में लिखा था कि ब्रिटिशर जब गए थे भारत, उनके पास 4 बड़ी हथियार थे। एक तो बाइबल, एक तलवार सेना, एक पादरी और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो उसने बताया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जितना काम मदद किया सेना का,
अब मैं आपकी इस कहानी का कि किस तरह से वो धीरे धीरे जो अनुवाद करने वाले हैं उनको अपने इस दूसरी कहानी में जी जो पुष्पैक करते हैं और पहुंचते हैं और वो जो अनुवादक को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनके माध्यम से पूरी संरचना को जानना चाहते हैं, है ना। तो ये बात मुझे जोड़े कि एंथ्रोपोलॉजी की भूमिका क्या है। आज हमारे जो दूसरे रंग के पार्टनर आते हैं जाते हैं वो भी इसी रंग की भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये बात सच है, मैं भी अभी स्पष्ट उस पर नहीं पहुंचा हूं कि विकास किस तरह का हो। ये तो हम चाहेंगे बिल्कुल, लेकिन विकास एक समतल जैसा हो, लेकिन संस्कृति सबकी अलग अलग है, परंपराएं सबकी अलग अलग है। क्या उनको हम इग्नोर करके विकास करें? क्या वो जो होता जो समाज है क्या वो अंतिम है? जैसे कि एलवी ने सवाल उठाया था कि क्या उनकी इच्छा को हम बेस्ट मान लें, क्योंकि आज हम डेमोक्रेसी में ये समझना पड़ेगा कि आज हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, लेकिन जिसके पास कई तरह के हथियार हैं, और वो समाज ऐसा है जिसके पास ये आधुनिक हथियार नहीं है, क्योंकि आपने एक बंदूक के माध्यम से कुछ के सामने इशारा किया। अब यही एक उनकी डेथ हो गई, लेकिन बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, मानवतावादी भी थे, गांधीवादी थे, डॉक्टर बीडी शर्मा। उन्होंने उस समय जब वो कलेक्टर थे तो मैं उस समय गया हुआ था, तो बहस होती थी हमारी काफी। मैंने कहा देखिए अभी डेमोक्रेसी तो आएगी, दिल्ली का राज तो दिल्ली तक जाएगा, अब इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। वो मैं उनको कहता, उनका एक अच्छा बात थी कि मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप लोग ना आए। मैंने कहा देखिए समय तो अब ऐसा आ रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, भोक्तावाद बढ़ेगा, यही है कि जो कमजोर चीजें हैं वो विलुप्त होती चली जाएंगी धीरे धीरे। अब सवाल है कि हम जनजातीय समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अंडमान निकोबार में अभी चले जाए, जो डिमिनिटिव ट्राइब है, इसके 21-22 खाली लोग रह गए हैं। हम उनको भी साथ में रखना ही चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इधर ना है, हम उनके को भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, लेकिन हम जू की तरह नहीं रखना चाहते। अब यही बहस आएगी, तो उन्होंने मैंने हम लोगों दोनों में बहस हो रही, तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, जिसमें उन्होंने वर्क भी किया कि हमने जब इनको आप अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो इनमें काउंटर विलिंग फोर्स पैदा करिए, यानी एक प्रतिरोधी क्षमता और समझने की क्षमता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन सा प्रोजेक्ट सही है कौन सा प्रोजेक्ट गलत। और उनमें जब ये प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो जाएगी तब वो आपके साथ आएंगे, तो उसमें अगर कुछ गलत भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो होंगे आप। तो आप ऐसे यानी मान लीजिए छोटे से गांव से छपरा से उठा करके किसी आदमी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पहुंचा दे तो निश्चित ही वो बोरा जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या खो जाएगा फिर, या दिल्ली के कर्नाटक में लाकर छोड़ दे। तो यहाँ अगर उनको मिलाने से पहले तथाकथित मुख्य धारा मिलाने से पहले उनमें ये प्रतिरोधी चेतना और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये पैदा करते हैं, तो रास्ता काफी हद तक सहज हो जा सकता है। कुछ चीजें कम हो सकती हैं, क्योंकि पूंजी का आक्रमण है, पूंजी टेक्नोलॉजी, ये दोनों का आक्रमण तो अब जारी रहेगा। और जिस ढंग के हमारे जो राज का चरित्र बन चुका है, वो राज का चरित्र इसको रोक पाएगा
बहुत निकट भविष्य में मुझे तो नहीं लगता। अगर रोक ले तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो कॉर्पोरेट पूंजी तेजी से और भी तेजी से हावी होती जा रही है। वो तो चाहती है कि जो ट्रेडिशनल स्टेट है उसको भी हम रिप्लेस कर दें और कॉर्पोरेट स्टेट बन जाए। अब कल को कॉर्पोरेट स्टेट बन जाती है पूरी तरह से, तो निश्चित ही आपके सबका जो अस्तित्व है जनजाति समाज का, यानी सबसे कमजोर जो समाज का वर्ग है उसका पड़ेगा असर। वो पहले विलुप्त होगा। कई संस्कृतियां विलुप्त होती जा रही हैं, भाषाएं विलुप्त होती जाती हैं। तो ऐसे में फिर जंगल जमीन की बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक सही समय में अपनी कहानियों के माध्यम से दस्तक की है खुरदुरे हाथों की सत्ता पर दस्तक की। और ये संयोग है कि इसी समय पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। ये सारी चीजें ये समझनी होगी, क्योंकि स्टेट का जो करेक्टर है, जो पहले एक जमाने में था कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट, अब वो बदल करके खत्म होकर के वो फैसिलिटेटर बन गया कि हम आपको लिंग उपलब्ध करा देते हैं, खड़ा लड़िए। अरे मुझे हाली के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हाली पहलवान नाम सुना है ना? हाली है ना, खली है, खली पंजाबी का बोल, पंजाबी के सामने अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए तो मेरा क्या होने वाला है तो आप समझ जाएंगे। तो अगर अरुणाचल को, ठीक अरुणाचल को हमारे अंबानी और रानी के सामने छोड़ दिया जाए, खैर कर दिया जाए, क्या होने वाला है। मैं इसको इस मेटाफर के रूप में यूज कर रहा हूँ कि स्थिति यही होने जा रही है। तो किसानों का जो संघर्ष है वो वही है, और ठीक जो जनजातीय समाज का जो संघर्ष है, जो दलित समाज का संघर्ष है, जो अभी बताया अभी तक, तो वाकई ये है कि जो जितने भी मार्जिनलाइज समाज हैं वो किस तरह से अपने वजूद की और इस समाज में और राज्य में एक सम्मान के साथ जीने की वो हैसियत आए, पैदा हो। ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सीधा सवाल जंगल जमीन से जुड़ता है। और ये चीजें, इसकी गूंज और प्रतिगूंज साहित्य में, संस्कृति में दिखाई दे तो अच्छी बात है। और इस नाते मैं इन कहानियों का स्वागत करता हूँ, खास तौर से भूमिका का।